मूवमेंट देखे थे। जेपी मूवमेंट बिहार के इतिहास में आजादी के बाद एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसी के तरह एक और महत्वपूर्ण घटना घटी थी 90 के दशक में, उसे मंडल कमीशन का रिपोर्ट कहते हैं। मंडल आयोग, मंडल कमीशन। पहले जान लेते था क्या। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने पर, तो उन्होंने एक कमेटी के साथ में कमीशन बनाया था, कमीशन आयोग, मंडल आयोग। शुरू से संविधान लागू हुआ था तो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी SC ST के लिए। उसमें SC का 15% और ST का 7.5%, यह कोटा था आरक्षण का। और भी अलग अलग कैटेगरी में थोड़ा बहुत थे, लेकिन मुख्य रूप से आरक्षण के ही 2 वर्ग थे, SC 15%, ST 7.5%। सरकार को ऐसा लगा, ऐसा आभास हुआ कि इन लोगों के अलावा भी, SC ST के अलावा भी सभी लोग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से संपन्न नहीं है। इसमें बहुत लोग हैं, बहुत जातियां हैं जो कि पिछड़ी हुई है। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से आरक्षण का कभी समर्थक नहीं। आरक्षण जाति के आधार पर या वर्ग के आधार पर होना ही नहीं चाहिए। आरक्षण शुद्ध और शुद्ध आर्थिक आधार पर होना चाहिए, और जाति प्रमाण पत्र न बन के गरीब प्रमाण पत्र बने, वो ज्यादा बेहतर होगा। गरीबी का प्रमाण पत्र बने कि कौन व्यक्ति गरीब है। गरीब अमीर हर समाज में, हर तबके में होता है, इसके लिए किसी जाति की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी शुरू में जब संविधान में व्यवस्था की गई थी आरक्षण की, तो उसमें स्पष्ट लिखा था कि हर 10 साल के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। संविधान में आरक्षण का प्रावधान है, व्हाट्सएप क्लॉज में लिखा हुआ है कि इस आरक्षण की व्यवस्था की हर 10वें साल, हर 10 साल पर समीक्षा की जाएगी। लेकिन लगभग इतनी ही आबादी है इनकी, इसी वोट के लोभ में सब पार्टी, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, सब राज्य में हो, केंद्र में हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, तथा कथित समाजवादी नामधारी पार्टियां हो, जनता पार्टी, जो कुछ भी हो, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वामपंथी पार्टियां भी इसमें शामिल है, सब लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे नफे के लिए इस आरक्षण की व्यवस्था को हर 10 साल बाद बढ़ाते गए। एक ये वाला और एक इंग्लिश को बनाए रखने वाली व्यवस्था है। इन दोनों की समय समय पर समीक्षा करने की बात कही गई थी। भाषा में भी एक खेल हुआ है। शुरू में कहा गया था कि अभी हम ब्रिटिश से आजाद हुए हैं, सरकारी कार्य अधिकांश अंग्रेजी में ही हो रहे हैं, सभी दस्तावेज रिकॉर्ड अंग्रेजी में ही है, तो इसके लिए कुछ दिनों तक अंग्रेजी को ही एक सहयोगी भाषा के रूप में चलाया जाए। सहयोगी का धीरे धीरे मुख्य कार्यकारी भाषा हो गई। सरकारी दस्तावेज की, डॉक्यूमेंट, कोर्ट के जजमेंट, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, अधिकांश कुछ भी अंग्रेजी में ही होता है। हिंदी का तो धीरे धीरे कौन होती गई, तो उसको भी समीक्षा करने की बात थी कि आगे चलकर अंग्रेजी को धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा और भारतीय भाषाओं को प्रमोट किया जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। यही प्रकार की व्यवस्था आरक्षण में भी हुई। आरक्षण में हर 10 साल पर समीक्षा करने की बात थी। मेरा स्पष्ट यह मानना है कि यदि यह आरक्षण की व्यवस्था कारगर रही, फायदा हुआ ऐसा, तो समाज के कुछ वर्ग के लोग आरक्षण का लाभ पा करके कुछ तो उन्नति किए। यदि वो कुछ उन्नति किए तो उसका दायरा घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? घटना चाहिए। कुछ लोग आरक्षण का लाभ लेकर के संपन्न हो गए, सामाजिक आर्थिक हैसियत उनकी बढ़ गई, उनकी शैक्षणिक योग्यता बढ़ गई, हर चीज बढ़ता गया, तो धीरे धीरे समाज में आरक्षण का दायरा घटना चाहिए, बढ़ना थोड़ी चाहिए। यदि इससे कोई फायदा ही नहीं हुआ, मान लेते हैं, यदि इस व्यवस्था से किसी भी तबके को फायदा नहीं हुआ, यदि आरक्षण कारगर नहीं रहा, तब भी उस व्यवस्था को खत्म कर दी। जब ये व्यवस्था कारगर ही नहीं है, इससे किसी को फायदा ही नहीं हुआ है,
तो उस स्थिति में भी इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जो कि तो बना के रखने का क्या मतलब है? समझ क्लियर बात होगी। यदि आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था जो संविधान में की गई थी उसकी समीक्षा करने पर हम पाते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था से समाज के कुछ वर्गों को जैसे एससी एसटी को लाभ हुआ है। ये मतलब कि सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से मजबूत हुए हैं, इनकी पृष्ठभूमि अच्छी हुई है, तब उस व्यवस्था में उस दायरे को घटाना चाहिए, इनकी सीमा को घटाना चाहिए और अन्य ऐसे लोगों को शामिल करें जो कि लाभान्वित नहीं हुए हैं। और यदि ये कारगर नहीं हुई है तो भी इस व्यवस्था को खत्म करना चाहिए। जब कारगर है क्या फायदा है? लेकिन नहीं, राजनीतिक दल सभी मतलब वोट के लोभ में इस व्यवस्था को बनाए रखे हुए चला रहे हैं। तो हम आते हैं इस बात पर, सरकार को ऐसा आभास हुआ कि इनके अलावा समाज में ऐसे ही बहुत से वर्ग हैं जो कि सामाजिक, शैक्षणिक, और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, कमजोर हैं। इनकी पृष्ठभूमि को अच्छी करनी चाहिए। इनका यह सोच था कि इनको मतलब कि और भी कुछ व्यवस्था, इनको अलग से रिजर्वेशन दिया जाए ताकि स्थिति इनकी सुधरे। तो इसके लिए 1979 में मोरारजी देसाई ने की सरकार ने मंडल आयोग बनाया। 1979 में बिहार के थे बीपी मंडल, एक नेता थे पिछड़ी जाति के, विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल इनका पूरा नाम, बीपी मंडल, इन्हीं के नाम पर मंडल आयोग कहा जाता है इसको। इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी 79 में ही, नहीं 79 में नहीं थी, कांग्रेस सरकार जब आई थी तो इंदिरा गांधी पीएम थी तब ये रिपोर्ट आया था। हालांकि 79 में जब ये आयोग बन गया, आयोग की रिपोर्ट आने के पहले मोरारजी देसाई की सरकार चली गई, फिर वापस इंदिरा गांधी 1980 में आ गई। लेकिन अब देखिए खेला, आज राहुल गांधी गली गली घूम के पिछड़ों का हितैषी बनने का ड्रामा करते हैं कि हम पिछड़ों के बड़े हितैषी हैं। लेकिन 1980 से 84 तक इंदिरा गांधी पीएम थी, उनके कार्यकाल में मंडल आयोग का रिपोर्ट आ गया था, उस रिपोर्ट को दबा के रखा गया। इंदिरा गांधी उनके सलाहकारों ने बोला कि मैडम इस रिपोर्ट को लागू कीजिए, इसके समाज में शैक्षिक आर्थिक पिछड़े जो वर्ग है वो भी सिखाया, अन्य पिछड़े वर्ग। इस रिपोर्ट के अनुसार उसने भारत में 3,743 जातियां इस कैटेगरी से बिलोंग करने वाली। इतनी जातियों के लाखों करोड़ लोगों को फायदा होता है, लेकिन उस समय इंदिरा गांधी की सरकार ने इसको दबा के रखा, लागू नहीं किया। उनको ये समझ में आया था, इंदिरा गांधी बहुत ही शातिर पॉलिटिशियन थी, वो चुनावी राजनीति को समझती थी, नफा नुकसान देखती थी, जानती थी किससे कहा फायदा हो सकता है, किससे कहा नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने अपने हिसाब से, अपने सोच से इस रिपोर्ट को दबा के रखा और लागू नहीं किया कि समाज में बहुत हंगामा मच सकता है। और जाहिर आगे हंगामा मचा, जब लागू हो तो हंगामा मचा ही। तो इंदिरा गांधी ने कुछ निश्चित कारण को समझ करके उसको लागू नहीं किया है। आज राहुल गांधी से पूछना चाहिए, आप पिछड़ों के बड़ी कैसी बनती है, आपकी सरकार ने क्यों लागू किया? तब यह लागू हुआ कब? 1989 के दिसंबर में विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने, वीपी सिंह पीएम बने। तो इन्होंने 15 अगस्त 1990 को जब प्रधानमंत्री झंडा फहरा के भाषण देते हैं 15 अगस्त को, तो उसी 15 अगस्त के संबोधन में वीपी सिंह ने 1990 में मंडल आयोग को लागू करने की घोषणा की। उस मंडल आयोग में क्या था? उस मंडल आयोग में यह था कि समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों, अन्य मतलब एससी एसटी छोड़ के और सवर्ण छोड़ करके, सवर्ण बिहार के हिसाब से हम मानते हैं पूरे भारत में तो सवर्ण में कितनी जातियां है? मुख्य 4 जातियां, ब्राह्मण, राजपूत, हाँ बस, जिसको लालू जी भूरा माल कहते हैं, ब्राह्मण,
राजपूत, भूमिहार लाला। और लाला यानी कि कायस्थ। लालू जी के नाम से यही कहा जाता है भूरा बाल। भूरा बाल, भूरा बाल साफ करो, लालू जी का प्रसिद्ध नारा था एक जमाने में। अब कहते कि ना, हमेशा नहीं कहते। तो इन लोगों को छोड़ करके ए और ए, इसको और इसको छोड़ करके बाकी जितनी जातियां थी वो सब ओबीसी में आ गई। एससी एसटी को छोड़ के अफवाड़े को छोड़ करके बाकी जो बची, इसीलिए अन्य शब्द लगा हो, अदर। अदर किसके अलावा? इनके अलावा अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये क्लासेस है, कास्ट नहीं है। अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओबीसी था इसमें। ओबीसी किसमें था? ओबीसी ही है। हाँ, एससी समझ रहा था। समझ एससी एसटी को आरक्षण मिल रहा था। उनको पहले ही मिल गया था। एससी एसटी को पहले मिल गया था। एससी एसटी मिल गया है, ओबीसी को लाना था। हाँ, उनको देना ही नहीं है। ओबीसी को लाना। अब बाकी अदर जो बच गए इन दोनों के अलावा वो OBC ओबीसी हो गए। उनकी इतनी जातियां थी, 3743। इतनी जातियों का उल्लेख मंडल कमीशन के रिपोर्ट में है। यहाँ इसको लागू कर दिया गया अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसको हमेशा ध्यान के कास्टी क्लास कैसे पीछे किया? सामाजिक। सामाजिक का पिछड़ापन क्या है? उनका समाज में बहुत सम्मान नहीं है, या उनको थोड़ा अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। उनके साथ शादी ब्याह, खान पान, रहन सहन का रिश्ता बड़े लोग, ये लोग नहीं रखते हैं। तो ये इनकी व्यक्तिगत बात है। शैक्षणिक का मतलब कि किसी कारण से ये लोग ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। इनकी पढ़ाई, इनके बच्चे जो होते हैं 8, 9, 10 जाते जाते पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो जाहिर है कि जिसकी सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि कमजोर होगी, उसकी आर्थिक अपने आप कमजोर हो जाएगी। सामाजिक शैक्षणिक पृष्ठभूमि किसी कमजोर हो तो आर्थिक रूप से अपने आप कमजोर हो जाएगा। वो किसी को हम समाज में भेदभाव का शिकार करें, उसको सही तरीके से बढ़ने का मौका न दे, उसको सही शिक्षा प्रदान करने का मौका न दे, तो उसकी आर्थिक स्थिति अपने आप कमजोर हो जाएगी ना। तो इसीलिए इनको चिन्हित किया गया। इस आधार पर यहाँ इतनी जातियों को ओबीसी के अंतर्गत लाया गया, उनको आरक्षण दिया गया। कितना आरक्षण? यह जो था 22.5% दोनों मिला के, और ओबीसी को दिया गया 27%। ठीक है। तो सिफारिश दी गई मंडल आयोग की रिपोर्ट में, बीपी मंडल ने किया कि 27% आरक्षण इतनी जातियों को दे दिया जाए। तब पूरा आरक्षण का पैमाना कहाँ चला गया? 49.5%। यह 49.5% पूरी कहाँ आरक्षण दिया गया? शैक्षणिक संस्थाओं में और सरकारी नौकरियों में, पढ़ाई में और नौकरी में इनका फायदा दिया गया आरक्षण का। अब इसका ये लागू तो हो गया, बीपी सिंह ने लागू कर दिया। बीपी सिंह लागू तो किया, ये बहुत इसके पीछे भी गेम है। ये बहुत उनके उत्थान के लिए बड़े चिंतित नहीं थे। उनको चिंता क्या थी? उसी समय भारतीय जनता पार्टी और बहुत हिंदूवादी संगठनों ने राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू करने की प्लानिंग की थी। ठीक है। और बीपी सिंह का विरोध उनकी पार्टी के ही देवीलाल और चंद्रशेखर कर रहे थे। इन सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए बीपी सिंह चूंकि एक अल्पसंख्यक सरकार चला रहे थे, मतलब कि गठबंधन सरकार, उनके अपने बल पर तो प्रधानमंत्री बने नहीं थे। उनकी ऐसी पार्टी थी कि अजीब गवर्नमेंट को चला रहे थे। बीपी सिंह जनता दल के पीएम थे। इस पार्टी को ऐसी सरकार थी बीपी सिंह की कि पहली सरकार है जिसको वामपंथियों ने भी समर्थन किया था और दक्षिणपंथियों ने भी समर्थन किया था। यानी कि बीजेपी राइट, बीजेपी लेफ्ट पार्टी, सीपीएम, सीपीआई वगैरह,
CPM, CPI, ETC, यह दोनों विचारधारा के स्तर पर एकदम एक दूसरे के विरोधी है। वामपंथी पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी, वामपंथी पार्टियां क्या कहती है कि धर्म नहीं होता, धर्म अफीम के समान है, धर्म नशे के समान है, राजनीति में धर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और बीजेपी की पूरा पॉलिटिक्स ही धर्म पर है। तो यह दोनों एक दूसरे के विपरीत विचारधारा के हैं। कहा गया था कि बीपी सिंह इज सपोर्टेड बाय कम्युनिस्ट एंड कम्युनलिस्ट। कम्युनिस्ट और सांप्रदायिक दोनों पार्टियों ने मिलकर बीपी सिंह पर पालकी हुई थी। ऐसी विरोधाभासी शक्तियों के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे। और लालू प्रसाद आज जो धर्मनिरपेक्षता का मुस्लिम समर्थक होने का ड्रामा करते हैं, लालू प्रसाद भी पहली बार जब सीएम बने थे तो उनको भी बीजेपी ने समर्थन दिया था। लालू प्रसाद पहली बार सीएम बने थे 1990 में, तो उनकी सरकार को समर्थन बीजेपी ने दिया था। वो बीजेपी के समर्थन से ही सीएम बने थे पहली बार। आज भले कहते कि हम भाजपा के साथ नहीं मिले। लालू पहली बार सीएम बने थे 1990 में, तो वह भाजपा के समर्थन से ही बने थे। आज भाजपा को पार्टी पीपी पूछते हैं, कांग्रेस उनके दोस्त बनी है। लालू कांग्रेस की सरकार को हटाकर ही सीएम बने थे और 1990 से लेकर 95 तक की पूरी पीरियड में कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी दल था। यहाँ पर कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी दल था। जब बाद में भाजपा ने समर्थन ले लिया तो कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों ने बाहर से समर्थन दिया लालू प्रसाद की गवर्नमेंट को। तो लालू प्रसाद ये दावा जो भाजपा के विरोध में करते हैं बार बार, तो ये भूल जाते कि पहली बार सीएम भाजपा के समर्थन से ही बने थे। तो बीपीसी की स्थिति ये थी कि संतुलन साधना चाहते थे। ये चाहते थे कि कुछ ऐसा बड़ा गेम करे, बड़ा काम करे कि मेरा एक व्यापक वोट बैंक बन जाए। इतनी जातियों के लाखों करोड़ उनके प्रशंसक बन जाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था। इसीलिए मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिए। उनकी मजबूरी, राजनीतिक मजबूरी, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते और मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिए कि ताकि 3743 जातियों के अधिकांश लोग मेरा समर्थन करें, उनको सामाजिक रूप से उठाने के लिए, उत्थान करने के लिए, उनके अच्छे अच्छे बच्चों का कॉलेज में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, मैनेजमेंट में नामांकन हो जाए, उनको नौकरी मिल जाए, इसलिए लागू करना। अभी भी लागू है, चल रहा है, सफलतापूर्वक चला है। बीपी सिंह का राजनीतिक दाव सफल नहीं हुआ बीपी सिंह के लिए, लेकिन मंडल कमीशन सफलतापूर्वक लागू हो गया, आज भी लागू है। तो 1990 में जब लागू हुआ तो उसके विरोध में पूरे देश भर में, आपको शायद जन्म हुआ था, नहीं हुआ था, 2005 बहुत भयंकर दंगे सुने होंगे घर में, चाहे कोई बताएगा कि मंडल कमीशन जब लागू हुआ था तो बहुत जम करके दंगा हुआ था, पूरा भयंकर, पूरे नॉर्थ इंडिया में खास करके 1990 में लोग बहुत आत्मदाह लोग किए थे, आत्मदाह लोग किए थे। एक राजीव गोस्वामी नाम का जेएनयू का स्टूडेंट था, वो काफी चर्चित हुआ था, उसने आपको उसमें आत्मदाह करने की खूब परंपरा चली थी। 96 में मेरे बाबा से हुआ। अच्छा, तो लोग किरासन तेल उड़ेल करके आग लगा देते थे। उसका राजनीतिक नेताओं ने इसका फायदा भी उठाया। कई ऐसे घटनाएं हुई हैं कि राह चलते राहगीरों पर भी, जो यंग दिख रहा है, तुम लोग उम्र का स्टूडेंट तो दिख रहा है, उसको हुजूम आया, पेट्रोल छीड़ दिया, कैसे छीड़ दिया, आग लगा दिया, पता कर लिया। इसका पॉलिटिकल मिसयूज भी किया गया। ऐसे भी लोग मेरे जो छात्र थे, तो उसमें ऐसी घटनाएं भी हुई थी। तो बहुत से आपदायी घटनाएं भी खासकर बिहार यूपी में, और इसका प्रबल विरोध हुआ। और इस प्रकार आरक्षण आंदोलन का प्रबल विरोध के चलते भी, लेकिन लागू रह गया, अभी भी लागू है। इसके समर्थन में लोग आ गए। विरोध तो हुआ, विरोध किसने किया? सिर्फ फॉरवर्ड के लोगों ने किया, वही 4 मेन कास्ट ने विरोध किया, लेकिन जो समर्थक थे मेरे को जाएगा न मेरे नहीं। तो उन लोगों ने इसका विरोध किया, तो उससे अधिक लोगों ने समर्थन किया, है ना। मात्र इतने ही जातीय समर्थन आरक्षण से बाहर रह गए 4 जातियां, बाकी लोग तो समर्थन भी थे।
बमियार तो ब्राह्मण अलग छोड़ करके बाकी सब समर्थन में आ गए कि आरक्षण ठीक है, फायदा मिल रहा है, अभी भी समर्थन में काम चल ही रहा है। तो यह था मंडल आयोग। मंडल आयोग का संक्षेप में एक आदमी बीपी सिंह ने अपनी नैतिक महत्वाकांक्षा के लिए लागू किया, लेकिन समाज के कई वर्गों को बहुत लाभ हुआ। हम ये बात बताना चाहेंगे, हम लोग की जाति जो है ये भी आती है ओबीसी में, लेकिन हम इसका कतई समर्थन नहीं करते। हम किसी भी दृष्टिकोण से आरक्षण जो जाति का हक होता है गलत मानते हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि यदि हम चोरी करके अपनी जीविका चला रहे हैं, चोरी करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं, तो फिर भी क्या हम चोरी का समर्थन करेंगे? नहीं करेंगे। यदि किसी गलत काम से, किसी गलत तरीके से मुझे लाभ हो भी रहा है किसी परिस्थिति में, तो भी मेरी नैतिकता यही है कि हम उस गलत काम का समर्थन नहीं करेंगे। हमको किसी भी दृष्टिकोण से जाति के आधार पर आरक्षण बिल्कुल उचित नहीं लगता है। आरक्षण आर्थिक आधार होना चाहिए और लोगों का प्रमाण पत्र जन्म जाति प्रमाण पत्र न बने, आर्थिक प्रमाण पत्र बने, गरीब प्रमाण पत्र बने कि ये व्यक्ति गरीब है, इसको आर्थिक के लाभ मिले, तो सबसे अधिक फायदा होगा, अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। यही है मंडल आयोग। आज का टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है।